मेरी गिरफ्तारी बड़ौदा पुलिस ने की थी। केस भी उसी जगह दर्ज हुआ था, इसलिए पुलिस हुक्काम मुझसे एतराफ करवाने के बाद यहीं से मेरा चालान करके उत्तर प्रदेश प्रांत को भेजना चाहते थे। वो मेरे एतराफ का क्रेडिट खुद हासिल करना चाहते थे। एक हफ्ते तक तरह तरह की अजियतें आजमाई गईं। मुझे बरकी रौ के झटके दिए गए, ठंडे पानी के टब में डुबकियां दी गईं, सारी सारी रात जगाया गया। मेरे पाँव के तलवों पर बेद की शदीद ज़रबे लगाई गईं। मैंने खुदा की दी हुई ताकत के साथ ये सारी अक़ूबतें सब्र से बर्दाश्त कर लीं, लेकिन बम्बई में मुकीम पाकिस्तानी एजेंट का नाम न बताया। मैंने ये एतराफ भी न किया कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ। यही कहता रहा कि मेरा जासूसी से कोई ताल्लुक नहीं। एक हफ्ते की शदीद अजियतों के बाद मुझे बड़ौदा जेल की एक कच्ची कोठड़ी में डाल दिया गया। सारा दिन कोठड़ी के फर्श पर पड़ा रहता। दिन में एक दो बार 2 रोटियां अचार के साथ मेरी कोठड़ी में फेंक दी जाती। एक भंगी पानी की बाल्टी लेकर आता और सलाखों के बाहर खड़े होकर मुझे पानी पिला जाता। वो मुझसे कोई बात न करता। मेरा सारा जिस्म दर्द कर रहा था। अजियतों का दूसरा दौर अभी शुरू नहीं हुआ था। मेरी कोठड़ी के बाहर छोटा सा बरामदा था। उस बरामदे का दरवाजा भी सलाखों वाला था। एक नंबरदार जहां राइफल उठाए चल फिर कर पहरा दे रहा था। वो कई बार मुझे मशवरा दे चुका था कि मैं पाकिस्तानी जासूस होने का एतराफ कर लूं और वरना यहीं गल सड़कर खत्म हो जाऊं। एक हफ्ता कोठरी में पड़े रहने से मेरी खोई हुई ताकत किसी हद तक वापस आ गई थी। अब मैं वहां से फरार होने के इम्कानात पर गौर करने लगा था। मेरी कोठरी के सलाखदार दरवाजे पर बाहर से ताला लगाया हुआ था। बरामदे के आगे भी दरवाजा था, उस पर ताला नहीं पड़ा था, मगर आमतौर पर राइफल बरदार नंबरदार उसी जगह स्टूल पर बैठता था। एक दिन उसी नंबरदार ने बताया कि बहुत जल्द मुझे अहमदाबाद जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। वहाँ लोहे का एक इंसानी खोल है, तुम्हें उसमें बंद कर दिया जाएगा। उसके अंदर लोहे के कांटे बने हैं। ये कांटे 1-1 इंच तुम्हारे जिस्म के अंदर घुस जाएंगे। बड़े बड़े डाकू इस इंसानी ढांचे के आगे घुटने टेक देते हैं। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया कि मरना कबूल कर लूं, लेकिन बम्बई वाले हुकीम साहब का नाम जबान पर नहीं लाऊंगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने मेरे मुकद्दस नक्श का क्या किया है। जरूर वो उसी डिब्बे में मोहरबंद होगा और मेरे चालान के साथ अहमदाबाद या दिल्ली जाएगा। अब मुझे अपने जहरीले सिगरेटों के जाया हो जाने का अफसोस हो रहा था। मेरे खाकी कपड़े गंदे हो गए थे। एक दिन मैंने पहरेदार की मिन्नत समाजत करके अपने कपड़े भंगी को देकर धुलवाए। मेरी दाढ़ी बढ़ाई थी, मूंछों ने भी होंठों पर छज्जा सा बना दिया था। मेरे पास अगर कोई शय अभी तक महफूज थी तो वो सिधा का दिया हुआ तोहफा सांप का मनका था। उस मनके को मैंने अपने दिल के साथ लगा रखा था। मेरी कोठरी की चाबी नंबरदार की बेल्ट के साथ लटकती रहती थी। मैंने देखा कि वो दोपहर से शाम तक वहाँ पहरा देता था। इस दौरान वो ज्यादातर बरामदे में बैठा बीड़ी पीता रहता। दोपहर को भंगी पानी लेकर आता तो वो मेरे करीब आ जाता ताकि मैं भंगी से कोई बात न कर सकूं। यहाँ से फरार बड़ा मुश्किल नजर आता था, मगर 6-7 दिन के आराम ने मेरे जिस्म की कुव्वत मज़ाहमत को बड़ी हद तक बहाल कर दिया था और मेरा कमांडो जज्बा आहिस्ता आहिस्ता बेदार होना शुरू हो गया था। बड़ौदा जेल की काल कोठरी में आए हुए मुझे शायद 8वां दिन था कि रात के वक्त एक मखसूस किस्म की आवाज मेरे कान में पड़ी। मैं कोठरी के फर्श पर लेटा था। बरामदे के बल्ब की धीमी धीमी रोशनी कोठरी में आ रही थी। रात का दूसरा पहर था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग बड़ी तेजी से मुसलसल फरार की तरकीबें सोच रहा था कि एक मखसूस किस्म की आवाज सुनाई दी। मैं उठ बैठा। मैं हमतन गोश था। जेल के अहाते में खामोशी छाई हुई थी। मैंने गर्दन आगे करके सलाखों में से झांक कर देखा। नंबरदार बरामदे के दरवाजे पर स्टूल पर बैठा दीवार से टेक लगाए शायद सो रहा था। ये रात की ड्यूटी वाला दूसरा नंबरदार पहरेदार था। मैंने गर्दन पीछे कर ली। आवाज एक बार फिर सुनाई दी। इस बार ये करीब से सुनाई थी और मैंने आवाज को पहचान लिया था। सांप की फुनकार की आवाज थी और ये सांप मेरी दोस्त सिद्धा के सांप के सिवा कोई और नहीं था। मैंने हर तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। सांप मेरी कोठरी में नहीं था। मैंने छत को देखा। सांप छत पर भी नहीं था। मैं आहिस्ता से रेंग कर कोठरी की सलाखों के पास आ गया। सांप की हल्की सी फुनकार एक बार फिर बुलंद हुई और उसके साथ ही कोने की सलाखों में से एक सांप ने अपना फन समेट लिया और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ मेरे करीब आकर कुंडली मार कर बैठ गया। बरामदे के बल्ब की रोशनी में देखा तो ये सिद्धा का काला सांप ही था। मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। सिद्धा ने एक बार उसे मेरे जिस्म की बू सूंघाई थी। वो मेरी बू पर ही वहां आया था। फिर भी मैं दिल में खौफजदा था। सांप कुंडली मारे झूम रहा था। उसने अपना फन नहीं खोला था। मैंने जल्दी से अपनी जेब से सांप का मनका निकाल कर हाथ में पकड़ लिया कि अगर ये मुझे डस भी ले तो मैं मनके से अपने जिस्म से उसका जहर खारिज कर सकूं। सांप अब मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा था। वो रेंगता हुआ दरवाजे की सलाखों तक गया और फिर वापस आ गया और मेरी तरफ मुंह उठाकर तकने लगा। दूसरी बार रेंगता हुआ सलाखों तक गया और फिर वापस आकर मुझे देखने लगा। सांप ने 4 मरतबा यही अमल दोहराया तो अब मुझे यकीन हो गया कि ये सिद्धा का ही सांप बेटा है
है और मुझे बाहर चलने के लिए कह रहा है। मैं उठ गया। एक हाथ में मन का लिए मैंने दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने हमला करने के बजाय अपनी गर्दन फर्श के साथ लगा दी। मैंने उसके जिस्म पर आहिस्ता से हाथ फेरा। सांप तेजी से सलाखों तक आ गया और वापस आकर मुझे तकने लगा। मैंने डरते डरते उसे कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। उसने ना तो फुनकार मारी और ना अपना फन खोला, बल्कि बड़ी नरमी से मेरी कलाई के गिर्द लिपट गया। उसकी गर्दन अभी तक दरवाजे की तरफ उठी हुई थी। क्या सिद्धा भी इसी जेल में है? क्या ये उसके पास से होकर मेरी तरफ आया है? मेरे जहन में सिद्धा के बारे में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। यकीनन वो इसी जेल में कैद है। वो बड़ौदा में पकड़ी गई थी, उसे यहीं सजा हुई होगी। मगर क्या ये सांप उसके पास रहता है? ऐसा हो नहीं सकता था। यहाँ के अमले के लोग उस सांप को जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। हो सकता है सांप बाहर किसी जगह जंगल में रहता हो और रात को सिद्धा से मिलने आ जाता हो। बरामदे में नंबरदार के भारी बूटों की आवाज आई। वो मामूल के मुताबिक चक्कर लगाने लगा था। कदमों की चाप की आवाज सुनते ही सांप मेरी कलाई से उतरकर सलाखों में से होता हुआ बाहर निकल गया। सांप जिस तेजी से बाहर को लपका था, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये सांप नंबरदार को डसने जा रहा था। मैं जल्दी से सलाखों के पास आकर खड़ा हो गया। मैं ये चाहता था कि अगर नंबरदार को सांप के डसने से ही मरना है तो वो सलाखों के पास गिरे ताकि मैं उसकी बेल्ट से कोठरी के ताले की चाबी निकाल सकूं। मुझे सलाखों के पास देखकर नंबरदार मेरे करीब आकर करख्त आवाज में बोला, क्यों बे, इधर तुम क्यों खड़ा है? पीछे जाकर सो जाओ। मुझे बरामदे में सांप नजर नहीं आ रहा था। नंबरदार को बातों में लगाए रखना चाहता था ताकि जब तक सांप मेरे कयास के मुताबिक उसे डस न ले, ये उसी जगह खड़ा रहे। मैंने कहा, ठाकुर मुझे प्यास लगी है। वो बोला, अबे तो मैं क्या करूं, कल तू अहमदाबाद की बड़ी जेल में चला जाएगा, वहां तुझे सोडा वाटर मिलेगा। और नंबरदार कहकहा लगाकर हंसा, लेकिन अचानक उसने अपनी गर्दन पर जोर से हाथ मारा और फिर चकरा कर गिर गया। काला सांप उसकी गर्दन पर डस चुका था। उसने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली। उसके हलक से धीमी धीमी खरखर की आवाजें निकलने लगी। फिर वो धड़ाम से इस तरह गिरा कि उसका सर सलाखों से टकरा गया। सांप के जहर ने बड़ी तेजी से अपना काम कर डाला था। नंबरदार पत्थर की तरह बेहिस पड़ा था। काला सांप सलाखों में से होकर मेरे पास वापस आ गया। वो बार बार सलाखों की तरफ जाता था। मेरे लिए फरार का ये बेहतरीन लम्हा था। मैंने नंबरदार की लाश के सर को पीछे हटाकर उसकी कमीज को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। फिर सलाखों में से हाथ बाहर निकाला और नंबरदार की बेल्ट में लगा चाबियों का गोल छल्ला उतार लिया। उस छल्ले में लंबी लंबी 3 चाबियां थीं। एक चाबी मेरी कोठरी के ताले को लग गई। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। सांप मेरे आगे आगे चलने लगा। नंबरदार की लाश फर्श पर पड़ी थी। मैंने उसकी राइफल तो वहीं रहने दी, मगर उसकी राइफल से संगीन उतारकर हाथ में थाम ली। फायर की आवाज जेल के अमले को होशियार कर सकती थी, लेकिन संगीन से मैं अपने रास्ते की रुकावट दूर कर सकता था। मैं बरामदे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर जेल के अहाते में अंधेरा छाया था। सामने वाली दीवार की कोठरियों में कहीं कहीं बाहर की जानिब मध्यम रोशनी के बल्ब जल रहे थे। एक पहरेदार आवाज लगाता उस दीवार के करीब से गुजर गया। दीवार के ऊपर बाएं जानिब बाहनी तारों के पास एक बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी ज्यादा बाहर की तरफ पड़ रही थी। पहरेदार की आवाज पर मैं पीछे की तरफ हटा। जब वो दूर चला गया तो मैं दीवार के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां जरा अंधेरा था। मेरा इरादा यहाँ से दीवार फांदने का था, लेकिन सांप मेरे साथ नहीं जा रहा था। वो मुझे दूसरी तरफ चलने का इशारा कर रहा था। वो कोने वाली एक कोठरी की तरफ तेजी से रींग कर जाता और मेरे पास वापस आ जाता। मैंने सोचा हो सकता है सिद्धा यहाँ कैद हो। अगर वो इस कोठरी में बंद है तो मेरा फर्ज है कि उसे भी अपने साथ ले चलूं। मैं सांप के पीछे पीछे झुक कर चलने लगा। कोठरी के कोने पर बल्ब लगा था। उसकी पिछली दीवार अंधेरे में डूबी हुई थी। सांप उधर को ही गया था। दूर से पहरेदार की आवाज आई। वो चक्कर लगाता हुआ वापस आ रहा था। मैं एकदम जमीन पर लेट गया। पहरेदार आवाज लगाता आगे निकल गया। मैं उठा और पंजों के बल दौड़कर कोठरी के अकब में आ गया। यहाँ कोई खिड़की वगैरह नहीं थी। खिड़की पहलू वाली दीवार में थी। सांप भी उधर ही को गया था। यहाँ पहली बार मुझे किसी लड़की की सिसकती आवाज सुनाई दी। मैं दबे पांव चलकर कोठरी के पास आया। खिड़की पर सलाखें और जाली चढ़ी हुई थी। यही वजह थी कि सांप अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। काला सांप दीवार के साथ खिड़की के ऊपर चिमटा जाली में से अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। जाली में से धीमी धीमी रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से अपना चेहरा जाली के कोने से लगाकर कोठरी में निगाह डाली। अंदर का मंजर देखकर मेरा खून खौल उठा। कोठरी के कोने में स्टूल पर मोमबत्ती जल रही थी। सिद्धा को मैं भला कैसे नहीं पहचान सकता था। वो चारपाई के साथ बंधी पड़ी थी। 2 काले कलोटे आदमी उसके सामने फर्श पर बैठे दारू पी रहे थे। सिद्धा बार बार अपनी गर्दन इधर उधर मार रही थी और सिसकियां भर रही थी। ये मंजर मेरा खून खौला देने के लिए काफी था। मैं फूंक फूंक कर कदम रखता कोठरी के दरवाजे की तरफ आया। सांप भी मेरे साथ था। कोठरी का दरवाजा एक ही पट का था और लोहे का था। वहां से अंदर जाने के लिए सांप को रास्ता नहीं मिल रहा था। वो दरवाजे से लिपट लिपट जाता। मैंने संगीन के दस्ते से दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और लपक कर पीछे अंधेरे में हो गया। कौन है? अरे नंबरदार क्यों परेशान करता है, क्या बात है? मैंने कोई जवाब न दिया। सांप दरवाजे पर चढ़ गया था। मैंने एक बार फिर दरवाजे पर संगीन से दस्तक दी। अंदर से मर्द की
गाली देने की आवाज आई। उसके साथ ही दूसरे मर्द ने कहा, अरे यहाँ सांप तो नहीं है, अगर है तो उसे मार डाल, फिर बता क्यों आया है। मैंने आवाज बदल कर कहा, सांप नहीं है ठाकुर, दरवाजा खोलो। दरवाजा जरा सा चिरचिराया, फिर थोड़ा सा खुल गया। सिदा के सांप के लिए थोड़ा सा शगाफ ही काफी था। वो झपट कर अंदर चला गया। अंदर शोर मच गया। मैं दरवाजे को धकेल कर अंदर घुस गया। ये शोर जल्द ही खत्म हो गया। एक आदमी को सांप ने हलाक कर डाला और दूसरे के सीने में मेरी संगीन घुस गई। मैंने संगीन उसके सीने में घोंपने से पहले छलांग लगाकर उसके मुंह को अपने हाथ से दबा दिया था ताकि वो चीख न मार सके। मैंने मोमबत्ती की रोशनी में देखा कि सांप सिधा के लिबास में गायब हो रहा था। सिधा ने मुझे देखा तो बेख्तियार रोते हुए बोली, रघु। मैंने तेजी से उसके हाथ पांव की रस्सियां खोली और फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी। फिर दरवाजे की दर्ज में से बाहर झांक कर देखा। शोर की आवाज सुनकर पहरेदार तेज तेज कदमों से कोठरी की तरफ आ रहा था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। पहरेदार ने बाहर खड़े हुए आहिस्ता से आवाज दी, रमेश जी, रमेश जी, मैं नंबरदार हूँ, क्या बात है। मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर कहा, भाई अंदर आ जाओ। पहरेदार एक पल के लिए ठिठका, फिर जो ही उसने कोठरी में गर्दन डाली, मैंने उसे अपने बाजू में दबोच कर झटका दिया और अंदर खींच लिया। उसके हाथ में राइफल थी। इससे पहले कि वो फायर करता मैं उसे ठिकाने लगा चुका था। सिद्धा चारपाई से उठ खड़ी हुई। उसने पहरेदार की राइफल उठा ली और दोनों आदमियों की लाशों पर नफरत से थूक दिया। फिर अपने सीने पर हाथ मारकर बोली, मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया रघु। यहाँ तुम कैसे आ गए? मैंने कहा, ये बातें बाद में होंगी, पहले यहाँ से भागो। सिद्धा ने कोठरी से निकलकर एक तरफ इशारा किया, रघु उधर औरतों का वार्ड है। मैंने सरगोशी में कहा, झुकी झुकी मेरे पीछे आओ, सामने अंधेरा है दीवार के पास। जेल का ये अहाता आधी रात के सन्नाटे में डूबा हुआ था। जो पहरेदार यहाँ चल फिर कर आवाज लगाकर पहरा देता था, उसकी लाश कोठरी में पड़ी थी। हमने झुके झुके भाग कर अहाता अबूर किया और सामने दीवार के पास अंधेरे में आ गए। ये जेल की दीवार थी और जैसा कि जेल की दीवारें कच्ची रखी जाती हैं, ये दीवार भी कच्ची थी। मैंने संगीन मारी तो दीवार की मिट्टी गिर पड़ी। सिद्धा, मैं उसके साथ तमिल जबान में बात कर रहा था। मैंने कहा, हम यहाँ नेदूर लगाएंगे। वो बोली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ये जगह नर्क समान है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। मैंने दीवार की मिट्टी उखेड़नी शुरू कर दी। मिट्टी भुरभुरी थी, संगीन भी नोकदार थी और तेज भी। देखते देखते वहाँ शगाफ पड़ गया। थोड़ी देर बाद सिद्धा ने संगीन पकड़ ली और दीवार के शगाफ को कुशादा करने लगी। मैंने 2 मिनट बाद उससे संगीन ले ली और खुद दीवार खोदने लगा। अचानक एक तरफ सर्च लाइट की रोशनी हुई। हम जल्दी से जमीन के साथ चिपक गए। रोशनी का दायरा जेल के दरवाजे पर बने हुए मचान पर लगी सर्च लाइट से फेंका जा रहा था। ये दायरा दीवार के ऊपर खारदार तारों पर आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम जमीन पर सांस रोके हुए पड़े थे। सर्च लाइट की रोशनी का दायरा अब नीचे उतरने लगा था। ये बात बड़ी खतरनाक थी। उस रोशनी में हमें देखा जा सकता था। मैं सिद्धा को खींच कर दीवार से दूर ले गया। सिद्धा की पुरानी साड़ी में से सांप की धीमी सी फुनकार की आवाज आई। सिद्धा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर सरगोशी की। मेरे बेटे, कोई बात नहीं, शांति। मेरी आंखें दीवार पर ऊपर नीचे होती सर्च लाइट पर जमी थी। मेरा दिल धड़क रहा था। अगर ये रोशनी दीवार के शिगाफ पर आई तो अभी जेल के खतरे के अलार्म चीख उठेंगे और फिर हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। दीवार का शिगाफ तो हमें रात के अंधेरे में भी नजर आ रहा था, लेकिन किस्मत हम पर मेहरबान थी। सर्च लाइट का दायरा शिगाफ से ऊपर ही गुजर गया। मैंने सिद्धा का बाजू जरा सा दबाया। आओ। 10 मिनट की सर तोड़ कोशिश के बाद मैंने दीवार में छोटा सा सुराख कर लिया। फिर उस सुराख को इतना कुशादा किया कि हम उसमें से रेंग कर बाहर जा सकते थे। पहले मैंने शिगाफ में से सर निकाल कर बाहर देखा। बाहर एक खाई थी जिसकी दीवार के साथ एक पतली सी पगडंडी जा रही थी। मैं बाहर निकल आया, फिर सिद्धा को सहारा देकर बाहर खींचा। खाई में पानी भरा हुआ था और झाड़ियों में झींगर बोल रहे थे। हमने कुछ सोचे समझे बगैर एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। सिद्धा पर भी मेरी तरह जल्दी ही नक्काहत तारी हो गई। वो इतनी मुद्दत जेल के फाकों और अजियतों का नतीजा था। हमने दौड़ना बंद कर दिया और तेज तेज चलना शुरू कर दिया। हम उस इलाके से कतन वाकिफ न थे। रात गहरी खामोश और सुनसान थी। खाई के पार खेतों से दूर कुछ बुलंद इमारतों में रोशनियां हो रही थी। हम जेल की बुलंद दीवार के बिल्कुल साथ लगकर चल रहे थे। सिद्धा का बेटा सांप अब उसकी गर्दन से लिपट जाने की कोशिश कर रहा था। सिद्धा ने उसे नीचे कर दिया। उसकी सांस फूल रही थी मगर वो मेरे साथ तेज तेज चल रही थी। ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल था। हम 4 आदमियों को कत्ल करके जेल से भाग रहे थे। आगे जेल की दीवार पर बड़ा सा बल्ब रोशनी दे रहा था। हम रुक गए। हमने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा, फिर दीवार की तरफ देखा। वहाँ कोई भी नहीं था। हम भागकर रोशनी के हिस्से को उबूर कर गए। खतरा था कि अगर हम इस तरह जेल की दीवार के साथ साथ चलते गए तो जेल के बड़े फाटक पर निकल जाएंगे। मैंने अंधेरे में देखा, कुछ फासले पर एक पुलिया सी दिखाई दी। हमने लपक कर उस पुलिया पर से खाई उबूर की और सामने वाले खेतों में जा घुसे। ये जवार के खेत थे और काफी ऊंची फसल उगी थी। हमने अपना रुख उस समत कर लिया था जिधर किसी इमारत या ऊंची बिल्डिंग की बत्तियां नहीं थी और दूर तक अंधेरा छाया था। उस वक्त हमें जिस चीज ने ज्यादा परेशान कर रखा था वो ये थी कि हम अभी जेल से ज्यादा दूर नहीं गए थे और वहाँ किसी भी वक्त हमारे फरार का इल्म हो सकता था। उसके साथ ही पुलिस पार्टियां हमारी तलाश में निकल खड़ी होती और हम गिरफ्तार हो सकते थे। हमें तेजी से उस इलाके से बहुत दूर निकल जाना था। वक्त
गुजरता जा रहा था। अंधेरे की चादर हमारी रखवाली कर रही थी। हमारे सांस फूल रहे थे, मगर रुक कर सांस लेने की फुर्सत न थी। कुछ फासले पर सड़क के खंभों की रोशनियां नजर आईं। हम उससे हटकर दूसरी समत चलने लगे। कुछ दूर चले होंगे कि एक छोटी सी मज़ाफाती बस्ती आ गई। यहाँ क्वार्टर नुमा कोठियां बनी थी, जिनके दरमियान सड़कें थीं। यहाँ खंभों पर लगे बल्ब जल रहे थे। हम उस बस्ती के किनारे से होकर निकलने लगे तो कुछ फासले पर एक कोठी नुमा क्वार्टर या क्वार्टर नुमा कोठी के बाहर एक छोटी सी कार खड़ी नजर आई। मैं रुक गया। सीधा हम इस कार को स्टार्ट कर लें तो यहाँ से जल्दी निकलने में कामयाब हो सकते हैं। कार पर तरपाल पड़ी थी। मैंने तरपाल को हटा दिया, संगीन की मदद से शीशे को नीचे गिराया, दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर मैंने स्टीयरिंग को घुमाया। स्टीयरिंग लॉक नहीं था। मैंने झुककर सेल्फ के तारों को डायरेक्ट किया। इंजन से गड़गड़ाहट की आवाज निकली और वो स्टार्ट हो गया। खुदा जाने कोठी में उसका नौकर या मालिक वगैरह जागा था या नहीं। बहरहाल मैंने एक्सीलरेटर दबाया और तेजी से गाड़ी को लेकर आगे निकल गया। ये गाड़ी उस वक्त कुदरत की तरफ से बेबहा अतिया था। बस्ती की छोटी सड़क पर से हम तेजी से गुजर गए। आगे वही खंभों की रोशनियों वाली बड़ी सड़क आ गई। उस सड़क पर चढ़े बगैर कोई चारा नहीं था। मैंने सड़क पर गाड़ी का रुख शहर से बाहर की तरफ मोड़ दिया। शहर की रोशनियां हमारे पीछे थीं। सड़क तकरीबन खाली थी। कभी कभी कोई ट्रक क्रॉस कर जाता था। सिद्धा ने पूछा, रघु हम किधर को जा रहे हैं? आगे कोई शहर हुआ तो हम पकड़े जाएंगे। मेरी आंखें सड़क के इर्द गिर्द के इलाके का जायजा ले रही थीं। अंधेरे में कहीं कहीं दरख्तों के ऊंचे ऊंचे झुंड नजर आते। खुदा जाने उस तरफ कोई सड़क जाती थी या नहीं, और अगर जाती भी हुई तो क्या मालूम कि वो किसी दूसरी बस्ती में दाखिल हो जाए और हम पर कोई दूसरी मुसीबत आन पड़े। मैंने सीधा से कहा कि हम शहर से दूर किसी जंगल में जाकर छुप जाएंगे। मैं यहाँ से जंगल को जाने वाली सड़क देख रहा हूँ। सीधा ने कहा, रघु मेरे माँ बाप के घर चलो। हमारे गाँव को बड़ौदा से आगे एक स्टेशन है, वहाँ से रास्ता जाता है। मैं सीधा के माँ बाप के दरिया वाले गाँव को भूल ही गया था। उसका गाँव मेरे लिए कुछ देर के लिए अच्छी पनाहगाह साबित हो सकता था। मैं किसी जगह इत्मीनान से बैठकर अपनी खोई हुई तवानाई बहाल करना चाहता था, ताकि अपने आप को डॉक्टर आफरीदी के मिशन के लिए तैयार कर सकूं। मैंने सीधा से पूछा कि स्टेशन से तुम्हारा गांव कितना दूर है? उसने कुछ सोचकर बताया, रघु मैं कभी कभी गांव से बाहर जाया करती थी, मालूम नहीं, पर इतना मालूम है कि स्टेशन से बैलगाड़ी जंगल में एक रात एक दिन चलती रहती है, फिर दरिया आ जाता है। उस दरिया के किनारे मेरे माता पिता और दूसरे मछेरों की झोंपड़ियां हैं। मैं इतनी ही दूर जंगल में निकल जाना चाहता था। अब मेरी सारी तवज्जो उस रेलवे स्टेशन की तरफ हो गई। सवाल ये था कि रेलवे स्टेशन के बारे में किससे दरियाफ्त किया जाए। ये काम भी जरूरी था। हमारे लिबास इस कदर बोसीदा हो रहे थे कि लगता था कि कोयले की किसी कान से निकल कर आ रहे हों। मेरी खाकी वर्दी अब निस्वारी हो चुकी थी। हुलिया भी चोरों जैसा था। दाढ़ी बढ़ गई थी और बाल उलझे हुए थे। कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। कार सड़क पर भागी जा रही थी। टैंकी में पेट्रोल काफी था। अचानक बाएं जानिब रेलगाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। देखा तो दूर खेतों के पार रेलगाड़ी आगे को दौड़ी जा रही थी। अंधेरे में उसके डिब्बों की रोशनियां बड़ी प्यारी लगी। इसका मतलब था कि आगे कोई रेलवे स्टेशन था। इंजन बार बार सीटी बजा रहा था। सीधा रेलगाड़ी को देखने लगी। फिर गाड़ी दरख्तों के पीछे गायब हो गई। सीधा आगे स्टेशन है। ये कौन सा स्टेशन है? वो बोली, मुझे नहीं मालूम, उतर कर मालूम कर लेंगे। मैंने जल्दी से कहा, खबरदार तुम गाड़ी से मत उतरना, मैं खुद ही मालूम कर लूंगा। सिद्धा ने पहली बार अपनी सहरंगेज केसरी आंखें मेरे चेहरे पर जमाते हुए कहा, मेरे रघु तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? तुमने बताया नहीं कि तुम जेल खाने में कैसे आ गए? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने कहा, तुम्हें क्या मालूम मुझ पर क्या बीती है। पुलिस ने मुझे भी अहमदाबाद की जेल में डाल दिया था। तुम्हारे इस सांप बेटे की वजह से मैंने बड़ी मुसीबत काटी है। सीधा अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, ये मेरा बेटा है, इसकी खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। फिर चमक कर कहने लगी, रघु उन्होंने जो मेरे साथ सलूक किया है, मुझे उनसे नफरत हो गई है। मैं दुनिया के किसी पुरुष को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखों से किसी खूंखार दरिंदे की तरह चिंगारियां सी फूटने लगी। मैंने कार को सड़क की साइड पर कर लिया। सामने से एक ट्रक तेज रोशनी डालता चला रहा था। ट्रक गुजरा तो आगे बाएं जानिब रेलवे के सिग्नल की सब्ज और सुर्ख बत्तियां नजर आईं। ये कोई मज़ाफाती रेलवे स्टेशन था। स्टेशन आ गया सीधा। भगवान करे ये वही स्टेशन हो। मैंने रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर कार रोकी। जिस गाड़ी को हमने रास्ते में देखा था वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। कुछ मुसाफिर स्टेशन के गेट की तरफ दौड़े जा रहे थे। सीधा को कार में बैठने की ताकीद करते हुए मैं निकलकर स्टेशन की तरफ आ गया। जहाँ एक फकीर को दरख्त के नीचे बैठे देखा। वो रात के उस आखिरी गाड़ी के मुसाफिर से दान वसूल करने वहाँ बैठा था। मैंने करीब जाकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, तमे भाई छे, एहू खरिया टेशन छे। मुझे थोड़ी थोड़ी गुजराती जबान भी आ गई थी। फकीर ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, खरिया ना छे। अब मैंने हिंदी जबान में पूछा कि वो स्टेशन कितनी दूर है। उस फकीर की जबानी पता चला कि वो रेलवे स्टेशन अगला स्टेशन है। मैं तेजी से वापस आकर गाड़ी में बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर दिया। खरिया स्टेशन आगे आएगा सीधा। खरिया का रेलवे स्टेशन वहाँ से 15 मील के फासले पर था।
उसका इल्म मुझे सड़क पर लिखे एक संगे मील से हुआ जिस पर मेरी गाड़ी की रोशनी पड़ी थी। मैंने कार की रफ्तार काफी तेज कर दी। दूर से खरिया स्टेशन की सिग्नल की सुर्ख बत्तियां दिखाई दी। मैंने सिद्धा से कहा कि इस वक्त यहाँ से कोई बैलगाड़ी भी मिल गई तो हम भाड़ा कहाँ से देंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सिद्धा बोली, तुम इतनी जल्दी घबरा क्यों जाते हो, चलो तो सही, मैं धारावार में अपने पिता के पास जाकर भाड़ा दे दूंगी। खरिया का छोटा सा देहाती रेलवे स्टेशन आ गया। उस वक्त रेलवे स्टेशन की घड़ी रात के 2 बजा रही थी। नींद हमारी आंखों में थी। यही फिक्र लगी थी कि जेल पुलिस की गार्ड राइफलें बंदूकें उठाए अभी पहुंचने वाली होगी। मैंने कार एक तरफ खड़ी कर दी। चूंकि यहाँ रात को आखिरी ट्रेन रुकती थी इसलिए 2-1 बैलगाड़ी वाले जरूर मौजूद रहते थे। यहाँ मैं किसी गाड़ी बान को गवाह नहीं बनाना चाहता था। मैंने सिद्धा से पूछा, सिद्धा यहाँ से जंगल में कुछ दूर पैदल चलना होगा, गाड़ी बान ने हमें देख लिया तो गवाह बन जाएंगे, गाड़ी भी यहीं होगी, पुलिस आई तो गाड़ी बान उसे बता देगा कि हमें धारावार गाँव छोड़ा है। सिद्धा भी सोच में पड़ गई। इस नुक्ते पर हमने गौर नहीं किया था। ये इस बात का सबूत था कि जेल की सोबतें उठाकर हमारी जहनी हालत कैसी हो गई थी। सिद्धा ने बताया कि वो जंगल के रास्ते से वाकिफ है। मैं गाड़ी निकाल कर आगे ले गया। जब खरिया स्टेशन जरा पीछे रह गया तो मैंने सिद्धा से पूछा, अब यहाँ से कौन सा रास्ता जंगल की तरफ जाता है। सिद्धा ने अंधेरे में सड़क की दाएं जानिब यानी मगरिब की तरफ के दरख्तों को गौर से देखा, फिर उधर इशारा करके बोली, इन जंगलों के पीछे दरिया है जिसके किनारे धारावार के मछेरों का गाँव है, वहीं मेरे माता पिता रहते हैं। मैंने पूछा, क्या आगे भी कहीं से कोई रास्ता इस जंगल को उतरता है। वो बोली, रास्ता तो जाता होगा पर वहाँ तुम्हारी ये फटफटी नहीं जाएगी, ये तो जंगल के रास्ते हैं, हमें तो पैदल ही जाना होगा। मैं सोचने लगा कि अगर बैलगाड़ी पर ये रास्ता 1 रात और 1 दिन में तय होता है तो पैदल तो जरूर 4-5 दिन लग जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।